जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब खान ग्लोबल स्टडीज का जो डेली जीके जीएस का टेस्ट करवाया जाता है उसका टेस्ट नंबर 12 देखेंगे। और इससे पहले के 11 टेस्ट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो डाला हुआ है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए साथियों, टेस्ट नंबर 12 का सभी इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो आइए टेस्ट नंबर 12 का सभी 50 प्रश्नों को देखते हैं जो कि जीके जीएस से रिलेटेड रहता है। और दोस्तों, अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस चैनल पे जीके जीएस से रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दोस्तों हिमानी क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में पहला नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में, एक मिनट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, दो का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो बताइए। फो, फो, फा, फा, फोहान फोन हो जाएगा ये। आल्प्स पर्वत सही है। और क्या है, बोरा पोलैंड। तो ये बोरा पोलैंड ये गलत सुमेलित है दोस्तों। ये पोलैंड नहीं बल्कि एडियाटिक सागर हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर ये खमसिन मिस्र से ये ठीक है। मिस्टल राइन घाटी ये भी सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर जो क्वेश्चन था वही रिपीट कर दिया गया है यहाँ पे कि प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा प्रति चक्रवात में। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, बताइएगा। तो ये गुजरती है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मेंटल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ये हो जाएगा, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ये असत्य कथन है, असत्य गलत कथन पूछ रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, सही है। पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है, ये भी सही है। इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है, ये भी सही है। यानी कि इसका सही आंसर बी निकल जाएगा। गलत कथन पूछ रहा था, गलत बी है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अग्निबलय सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है। अग्निबलय, तो ये कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को। प्रशांत परिमेखला याद रखिएगा। जलोढ़ परतंत्र कहाँ निर्मित है। जलोढ़ परतंत्र कहाँ निर्मित होते हैं। 8 का, तो ये निर्मित होता है दोस्तों नदी के किनारे, नदी के किनारों पर। बिना गढ़ वाले एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा सागर है। तो इसका हो जाएगा चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है। मेहरगढ़ है जो हड़प्पा शहर नहीं है। हड़प्पाकालीन लोगों ने अस्त्र शस्त्र किससे बनाए जाते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र किससे बनाए जाते थे। तो ये बनाए जाते थे दोस्तों किससे, पत्थर से बनाए जाते थे, ताम्र से बनाए जाते थे, कांच से बनाए जाते थे। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि तीनों से बनाए जाते थे। ठीक ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर है, स्वशासन या स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है। यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में किया था। तो ये किया गया था दोस्तों, बताना है किस सत्र में किया गया था, बताइएगा। तो ये 1906 के सत्र में किया गया था। कांग्रेस का 1906 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किए थे और ये हुआ था कलकत्ता में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
पहली बार प्राचीन भारत का इतिहास व्यवस्थित रूप से निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने तैयार किया था? 13 नंबर। तो ये किया था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए। मतलब पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, ये व्यवस्थित करना है। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ है दोस्तों? ये हुआ है 1905 को। फिर है लखनऊ समझौता, 1916 को हुआ था। इसी में नरम दल गरम दल दोनों एकजुट हुए थे, दोनों में विभाजन हुआ था नरम दल गरम दल में 1907 में। मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछेगा तो वो हो जाएगा 1919 में। फिर है डी नंबर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये कब किया गया था? तो ये 1906 में किया गया था, 1906 में। तो देखिए तो कौन पहले हुआ था? ए नंबर सबसे पहले है, फिर हो जाएगा ये डी नंबर, फिर हो जाएगा सी नंबर, और फिर हो जाएगा बी नंबर, ए डी सी बी। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन को। ए डी सी बी किस में है? ए ऑप्शन में है। तो चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों, संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची में किसके बारे में पढ़ना है दोस्तों? आप सभी लोग जानते होंगे। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान दिया गया है 10वीं अनुसूची में। 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर बताइएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है 8वीं अनुसूची? तो ये संबंधित है दोस्तों आधिकारिक भारतीय भाषा से। भाषा के बारे में दिया गया है 8वीं अनुसूची में, और इसमें टोटल 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा 22 भाषा को प्राप्त है। पूछता है 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है दोस्तों? तो 7वीं अनुसूची में है क्या? 7वीं अनुसूची में सूची के बारे में वर्णित है, ठीक ना। संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची जानते होंगे। तो 7वीं अनुसूची में सूची के बारे में वर्णित है। तो 16 का सही आंसर ये 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषा के बारे में वर्णित है। भारत का मूल संविधान द्वारा हस्तलिखित किया गया था, किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? 17 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? 18 का, तो ये कनाडा से संबंधित है संघीय प्रणाली। 19 नंबर है, देखिए 19 नंबर, भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? बताइएगा कि भारत का संविधान सभा का जो गठन है वो कैसे किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। 19 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर बताना है, एक लेंस के फिल इन दी ब्लैंक, खाली रिक्त स्थान दिया गया है। एक लेंस के किससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन से निकलेगी? तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण है, बिना किसी विचलन से निकलेगी। सबसे सरल अल्कोहल है, क्या है सबसे सरल अल्कोहल? 21 नंबर ऑप्शन में। तो सबसे सरल अल्कोहल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथनॉल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। 22 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? विषम यौगिक कौन सा है दोस्तों 22 का? तो देखिएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तीनों एक वर्ग का है, लेकिन विषम यौगिक है इथेन। एथेन है जो विषम यौगिक का ये है एग्जाम्पल। परमाणु बने होते हैं, परमाणु किससे बने होते हैं दोस्तों? 23 नंबर बताइएगा, परमाणु बने होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिकों के बने होते हैं परमाणु। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य को यदि 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? 75 सेंटीमीटर की दूरी अगर किसी को नहीं दिखाई देता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है? 24 नंबर बताइएगा। तो उसे है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मायोपिया है, ठीक ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछता है कि दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए याद रखिएगा, दूर में 2 अक्षर है दूर, तो इसमें हो जाएगा उत्तर, 3 अक्षर का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और निकट पूछेगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं?
तो निकट में 1 2 3 अक्षर है ना, तो इसमें हो जाएगा अवतल, 4 अक्षर इधर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसे ट्रिक के अनुसार। दूर 2 है तो उत्तल 3 हो जाएगा, निकट 3 है तो अवतल 4 हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताइएगा, किस दशा में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है? किस दशा में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है जो संभव नहीं है दोस्तों? तो ये कोई किरण जल से होकर कांच में आपतित होती है तो इस दिशा में आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। 26 नंबर बताइएगा, विरूपकों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये नेफ्रॉन कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेफ्रॉन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है जल से। उत्तकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसका मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है? उत्तकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? तो अधिक हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि करने वाली प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? तो यह है श्वसन और दहन। ठीक ना, याद रखिएगा, श्वसन व दहन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। H2 गैस के 2 मोलों का द्रव्यमान होगा, कितना होगा? तो 4 ग्राम होगा। 31 नंबर है, किसी बर्तन में रखे द्रव के किसी भी भाग में दाब लगाने से उसका संचार संपूर्ण द्रव में हो जाता है तथा प्रत्येक दिशा में दाब की समान समान मात्रा प्रसारित होती है। उपयुक्त नियम किससे संबंधित है? तो ये नियम है संबंधित पास्कल का, पास्कल्स। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा? से अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है। ठीक ना, टाइम पीरियड बढ़ जाता है और घड़ी पीछे हो जाती है। 23 नंबर, कायिक प्रजनन में पौधे केवल निम्नलिखित अंगों से नए पौधे को देते हैं, क्या? कायिक प्रजनन में पौधे केवल निम्नलिखित अंगों से नए पौधों को देते हैं, तो ये देते हैं तना, जड़, पत्तियां। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर है, किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो ये अपरिवर्तित रहती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये खान सर के द्वारा डेली जीके जीएस का सेट करवाया जाता है, वही सेट आप सब देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी पूर्णतः स्वीकृति सहायक संस्था यानी कि होली ऑन सब्सिडरी के रूप में की गई थी? 35 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर है, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा नहीं है? तो फेडरल बैंक है जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। बाकी विजया बैंक यह है, देना बैंक भी है और कॉरपोरेशन बैंक भी राष्ट्रीयकृत बैंक है। निम्नलिखित में से किसे वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रय शक्ति को, क्रय शक्ति। 38 नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी ये बताना है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो 1949 में हुआ था। एक मिनट, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की शुरुआत 1949 में हुआ था। ठीक ना, 1949। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1955 यानी कि 1955 में हुआ था। अगला है तीसरा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो 1951 में आया था। और है बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ये कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। पूछ रहा था सबसे पहले कौन हुआ था, तो ये ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा 38 नंबर का। ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, देखिए 1949 से, बाकी इसके बाद का पीरियड है, टाइम है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा, याद रखिएगा।
बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। अभी यहाँ पे भी बताए थे कि बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। नीचे देखिए आगे, इसलिए याद रखिएगा। किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को नरम ऋण यानी कि सॉफ्ट लोन प्रदान करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष की योजना को स्वीकार कर लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 40 का? तो 1994 में, 1994 में। चलिए 41 नंबर बताइएगा। 41 नंबर क्या है दोस्तों, ये देखिए। हाल ही में यूपीएससी ने नौकरशाही में टेलरल लेटरल लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लेटरल एंट्री का मतलब मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पदों को भरने के लिए सेवा संवर्गों के बाहर से किसी व्यक्ति की भर्ती प्रक्रिया है। हाँ, ये सही है, कथन है जो सही पूछ रहा है। कौन सा कथन सत्य है बताना है। इसे औपचारिक रूप से 2018 में पेश किया गया था। ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर है, 42 नंबर क्वेश्चन है। 19th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? 42 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 42 का। आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक संघ ने सेफ डे मिशन नियुक्त किया है, बताइए 43 का। तो हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 43 का। 44 नंबर, हाल ही में लॉन्च प्रोम्पेट पोर्टल के संदर्भ में कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए, प्रोम्पट पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है 44 नंबर। तो बताइएगा, यह प्रोम्पट पोर्टल परियोजनाओं की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और विश्लेषण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। ये सही है। फिर यह ऑनलाइन मंच परियोजना प्रबंधन और हितधारकों की सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। ये भी सही, यानी कि दोनों सही है। कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, तो दोनों सही है। इसका सही ऑप्शन देखिए कौन सा, केवल 1 और 2, ये सी ऑप्शन सही निकल जाएगा, दोनों सही है। 45 नंबर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश से हस्तांतरित कर दिया है। कौन सा देश हस्तांतरित कर दिया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश से कहाँ हस्तांतरित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। 46 नंबर बताइएगा। हाल ही में राष्ट्रीय भूमि भूमि ज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 भूवैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो हाँ सही है, तो 21 लोगों को मिला है पुरस्कार। भूविज्ञान, खनिज अन्वेषण और प्राकृतिक जोखिम जांच में 12 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला दूसरा दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा 46 का। 47 नंबर देखते हैं। अब भारत और अब भारत और मलेशिया ने अपनी उन्नत राजनीतिक साझेदारी को व्यापक साझेदारी में बदलने के लिए समझौता किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोनों देश शासन सुधार, लोक प्रशासन के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया समकक्ष अनवर बिन इब्राहिम के बीच नई दिल्ली में समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। ये भी सही है, यानी कि 47 का दोनों सही है। तो देखते हैं, सत्य कथन पूछ रहा था, सत्य कथन पूछ रहा था, तो ये पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। 48 नंबर बताना है। 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया। उन्होंने किस वर्ष प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? यानी कि राजीव गांधी किस वर्ष प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे दोस्तों? तो 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1984 में शपथ लिए थे, और इन्हीं के समय में ये वोट देने का एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों। राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री थे उस समय।
चलिए 49 नंबर बजाना है। C8 क्रिकेट रैंकिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये रोहित शर्मा को मिला है दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 49 का। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और प्लीज आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो करवाया जाता है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इंडिया ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का प्रतिष्ठित खिताब लगातार तीसरी बार किसने जीता है? यहाँ पे खिताब हो जाएगा, खिताब बताइएगा। लगातार तीसरी बार किसने जीता है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।